आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब जो कोई भी तार होगी ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस किन चीज़ों की वजह से बढ़ सकती है और कम हो सकती है। देखो यहाँ पे ना एक सर्किट बनाया गया, एक एक्टिविटी दी गई थी। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें की गई। जैसे एक वायर ली थी ना, ठीक है, पहले उसकी लेंथ को कम किया गया, पहले उसकी लेंथ को बढ़ाया गया, है ना। फिर एमीटर की रीडिंग नोट की गई, फिर उसकी लेंथ को कम करके उसकी थिकनेस बढ़ा दी गई, फिर उसकी एमीटर की रीडिंग नोट की गई। फिर वायर का मटेरियल चेंज हो गया, पहले कॉपर वायर ली थी, फिर बाद में नाइक्रोम वायर ले ली, तब जाके फिर एमीटर की रीडिंग नोट की। तो इसमें देखो रिज़ल्ट क्या निकला, वो चीज़ समझते हैं अब। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो जब ये देखा गया तो ये हमें इस एक्टिविटी से मिला कि एमीटर रीडिंग जो थी वो डिक्रीज़ हो गई 1/2 जब हमने जो वायर थी उसकी लेंथ को डबल कर दिया। मतलब जब हमने लेंथ को डबल कर दिया तो करंट क्या हो गया, आधा, है ना। करंट की रीडिंग आधी हो गई। और जब हमने जो मटेरियल था वायर का, है ना, सेम लेंथ का, उसको थिकनेस को बढ़ा दिया, हमने वायर को थिक किया, मतलब उसका एरिया बढ़ा दिया, तब जो एमीटर रीडिंग थी वो बढ़ गई। इसका मतलब हमने एरिया बढ़ाया तो करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जब हमने वायर को ही चेंज कर दिया, हमने कोई और मटेरियल लिया, है ना, उसी लेंथ का, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया का, तब भी जो एमीटर की रीडिंग थी चेंज हो गई। इसका मतलब अगर हम कॉपर वायर की जगह पे जितने डायमेंशन उस कॉपर वायर के थे उतने ही अगर हम नाइक्रोम वायर के लेते हैं तो एमीटर अलग रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसा कि हमें एक्टिविटी में दिखा यहाँ पे कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू आधी हो जाती है ना। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखो इससे क्या चीज़ हो रही है, करंट कब कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट ज़्यादा आती है। इसका मतलब जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी लेंथ वायर की बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। दूसरा, अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं, हमने एरिया बढ़ा तो करंट बढ़ा, तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ रहा है ना तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं हम, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली और एरिया के ऊपर इनडायरेक्टली। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो हमने क्या किया, R इज इक्वल टू रो L/A, है ना, जहाँ पे ये क्या है, रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या होती है, इसको मैं ऐसे छोटी जल्दी से समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास कोई वायर है ना। जब मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो मैं बात करूँगा पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन को कितनी रुकावटें झेलनी पड़ रही है, पूरे वायर की रेजिस्टेंस की बात होगी। अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं पर यूनिट एरिया सेलेक्ट करूँगा, मैं सिर्फ इसी एरिया में देखूँगा, पर यूनिट एरिया में, कि इसमें कितनी रेजिस्टेंस हो रही है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस अकर्ड इन पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब अगर हम क्या करते हैं, ये मैंने कॉपर वायर ले ली और सेम लेंथ की मैंने नाइक्रोम वायर ले ली, है ना, नाइक्रोम वायर ले ली और सेम लेंथ में लूँगा, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो सेम लेंथ में, सेम एरिया में जो रेजिस्टेंस होगी वो अलग अलग होगी। इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, है ना, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत
कम होगी, तो इसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, इसमें करंट बहुत कम फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब पर यूनिट एरिया में करंट को रोकने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। इसीलिए हम जनरली रेजिस्टिविटी को ये बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल का नेचर कैसा है, मटेरियल कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब जनरली इसके यूनिट पूछते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, इसके यूनिट क्या होंगे? देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, रो को इस तरफ ही रखेंगे, है ना, R ए को इस तरफ ले जाओ और L नीचे आ जाएगा अपॉन L। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होता है? मीटर। रो, मीटर से मीटर गया तो क्या बचा? रो इज इक्वल टू ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होंगे? ओम मीटर होंगे। अब देखो इसमें देखते हैं हम कि जो मेटल और अलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है, मतलब पर यूनिट एरिया में वो इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं रोक पाते। जैसे कि 10⁻⁸, मतलब 10⁻⁸ का मतलब 1/1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0.000000001, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इतनी होती है उनकी रेजिस्टिविटी, है ना। और ये जनरली 10⁻⁶ ओम मीटर तक वेरी करती है ना। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अब इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, जैसे कि ग्लास, रबर, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻12। 10⁻12 का मतलब कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी ज़्यादा, है ना। और 10⁻17 तक जाती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ मटेरियल दिए गए हैं, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.60 × 10⁻8 है ना। कंडक्टर्स मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। अलॉयज़ क्या होता है? इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हल्की सी इनसे ज़्यादा होती है कंडक्टर से, है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। लेकिन जो अलॉयज़ होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये मेल्ट नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे। इसलिए इनका इस्तेमाल हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि आयरन, टोस्टर्स, है ना। और टंगस्टन जो था, इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर एक फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। टंगस्टन जैसे मेटल वगैरह हो गया ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो कुछ मेटल्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया हीटिंग डिवाइसेस वगैरह बनाने में या बल्ब वगैरह बनाने में। ठीक है। और जिनकी रेजिस्टिविटी कम है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस में। आपने देखा होगा अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें होती है ना, जो पोल के ऊपर से रखी होती है उन्होंने, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, तो वो बनाई जाती है जनरली एल्यूमिनियम की। और घरों में जो यूज़ की जाती है ब्राउन कलर की, वो होती है कॉपर की, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब हमने अभी तक ये देखा, है ना, कुछ सिंपल सर्किट्स के बारे में देखा, लेकिन हमने कुछ नोटिस किया कि जो करंट है वो कैसे कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। कंडक्टर में अलग अलग की रेजिस्टेंस होती है ना। और करंट डिपेंड करता है उस कंडक्टर के एंड पे। जैसे कंडक्टर है, एक तो इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना, जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब जो करंट होगा। और दूसरा इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, कॉम्बिनेशन में लगाएंगे और उसके बाद ओम्स लॉ में अप्लाई करेंगे। तो जनरली जो रजिस्टर्स होते हैं ना, उनको दो तरीक़ों से जोड़ा जाता है, या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक ऐसे, है ना, R1 और R2। R2 को मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो एक ये रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है ना, इस तरीके से। तो इन सीरीज़ में कब जुड़ेंगे? जब इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से डायरेक्ट ऐसे जुड़ेगा। ठीक है। तो एक एंड ये हुआ, तो दूसरे रजिस्टर का एक एंड, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया R2, और तीसरा तब भी एंड में इसके साथ ही जुड़ेगा। तो उसमें बोल सकता हूँ
कि ये जो रजिस्टर्स है ये किस में जुड़े हैं, सीरीज़ में जुड़े हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पैरेलल। देखो पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये तो हो गया सीरीज़ में ऐसे, पैरेलल का मतलब आमने सामने समानांतर ऐसे, एक ये होगा तो दूसरा बिल्कुल इसके सामने रखा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर एक रजिस्टर मैंने ऐसे रखा है ऐसे R1, तो दूसरा रखना पड़ेगा इसके बिल्कुल सामने ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, है ना। और एक वायर आएगी जो इन दोनों को जोड़ेगी, मतलब इन दोनों से जुड़ेगी ऐसे ऐसे ऐसे। और किसको किसके जोड़ेंगे हम, बैटरी के साथ जोड़ देंगे, है ना, पावर सोर्स के साथ जोड़ देंगे इसको ऐसे करंट। तो मेनली दो टाइप के हमारे पास कनेक्शन होते हैं, एक हो गया सीरीज़ कनेक्शन, एक हो गया पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज़ कनेक्शन जब भी होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, देखो बहुत ईजी है, रेजिस्टर्स इन सीरीज़। देखो जब मैं दो रजिस्टर को ऐसे 1 2 3 ऐसे जोड़ता हूँ किसी बैटरी से, सेल से, प्लस माइनस, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से फ्लो करेगा यहाँ पे R1 R2 R3। अब देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज या फिर करंट। इसको ध्यान से समझना। वोल्टेज क्या है, जस्ट जो कंडक्टर होगा हमारा या जो रजिस्टर होगा उसके एंड पे, है ना, उसके एंड पे एक्ट होता है। मतलब R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा यहाँ पे, R2 पे लगेगा यहाँ पे एंड पे, और R3 पे लगेगा यहाँ पे एंड पे, है ना। अब करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको पाइप मानूँ यहाँ पे, पूरा कैसे, पूरा पाइप मानूँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ से मैं पानी भेज रहा हूँ और पानी को मानूँ मैं, पानी के अमाउंट को मानूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना पानी मैं यहाँ से भेजूँगा ना तो यहाँ पे उतना ही पानी निकलेगा। अब यहाँ से मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भेजे यहाँ से, तो यहाँ पे जाएंगे, इससे भी 10 इलेक्ट्रॉन ही पास होंगे। बेशक उनकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतने ही जाएंगे ना। तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही जाएंगे, इसके आगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही जाएंगे, और यहाँ पे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वापस पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन जो स्पीड यहाँ से गई होगी इलेक्ट्रॉन की, वो यहाँ पे नहीं होगी, वो कम हो चुकी होगी, क्योंकि बीच में रुकावट नहीं थी उनके, ठीक है। तो इसका मतलब रजिस्टर को जब सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उनमें वोल्टेज चेंज हो जाती है, और करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। करंट क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने निकले हैं ना वो तो उतने ही यहाँ पे पहुँचेंगे वापस। अब हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या होती है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे इसने उस स्पीड से, यहाँ पे पहुँचे, उसको रुकावट हुई, उसकी फोर्स में कमी आ गई। यहाँ पे जो कमी आई थी वो जब आगे जाएगा तो यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन की फोर्स में और कमी आएगी, यहाँ पे और कमी आएगी, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसकी फोर्स बहुत कम हो चुकी होगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब वोल्टेज वेरी करेगी, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल वोल्टेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, V = V1 + V2 + V3 पूरे सर्किट में, है ना। तो हमें पता है V = IR, तो V1 किसके बराबर होगा, I। देखो करंट तो सेम है, करंट तो सेम ही रहेगा, तो इसको हम I लिखेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर तो R1 हो जाएगा, V2 किसके बराबर हो जाएगा, IR2, और V3 किसके बराबर हो जाएगा, IR3। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR। अब पूरे सर्किट की है ना ये, तो इसको मैं सीरीज़ में लिख सकता हूँ ऐसे, V1 क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा, IR2, प्लस V3 क्या होगा, IR3, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो IRS = I कांस्टेंट निकल जाएगा, IR1 + R2 + R3, I से I कैंसर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, RS = R1 + R2 + R3। तो ये है रजिस्टर्स इन सीरीज़, है ना। सीरीज़ में अगर रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो आप कैसे पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये जो वैल्यू आई ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 रजिस्टर हैं, है ना, इनकी वैल्यू जो आएगी उसके बराबर मैं कोई एक ही रजिस्टर लेता हूँ जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर होगी। फिर से देखो, RS का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कि मेरे को एक ऐसा रजिस्टर लेना है जिनकी वैल्यू इन तीनों के बराबर हो जाए। मान लो इन तीनों की वैल्यू आ रही है
है ना। इन तीनों की वैल्यू आ रही है 10 ओम। तो इनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इनको हटा के यहाँ पे एक ऐसा रजिस्टर लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम की, है ना। समझ में आया। अब ये तो था सीरीज़ का कनेक्शन। अब पैरेलल में क्या कनेक्शन होगा, इसको समझो ध्यान से। देखो पैरेलल में हम क्या करते हैं कि ऐसे 1 और ऐसे अभी 2 ही जोड़ते हैं, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने किसका जोड़ दिया, बैटरी के साथ ऐसे इसको जोड़ दिया, ठीक है, प्लस माइनस R1 R2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। अब देखो इसमें पहले तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब RP हमें निकालना है। अब देखो कॉमन सी बात है कि इसमें पहले ये देखना पड़ेगा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी या फिर करंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो चेंज होगा ना हमें उसी का टोटल निकालना पड़ेगा सर्किट में। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं आराम से, बढ़िया। अब यहाँ से आ जाते हैं 2 रास्ते इलेक्ट्रॉन को, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भाई चलो यहाँ पे जाते हैं, कुछ बोलेंगे यहाँ पे जाते हैं। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे, हो सकता है इस तरफ 6 चले गए, इस तरफ 4 चले गए, या हो सकता है 5 इस तरफ गए 5 इस तरफ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन तो हो गए डिवाइड। अब इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो बराबर नहीं रहेगा, करंट क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ पे I1 की वैल्यू कुछ और होगी और आई करंट की वैल्यू I2 हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो इनके एंड पे, एंड तो इनका सेम ही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि इनके एंड पे होगा। करंट वेरी कर जाएगा, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगी इसमें, सेम। करंट क्या होगा, चेंज। तो हम V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं, ओम्स लॉ, है ना। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे, V अपॉन आर। तो I1 कितना होगा यहाँ पे, वोल्टेज सेम है अपॉन R1। I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। तो अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट किस के बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। I क्या था, V अपॉन R। अब R ले लिया मैंने पूरे सर्किट का ना, तो इसको मैं RP लिख सकता हूँ पैरेलल। तो I1 कितना होगा यहाँ पे, I1 होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब V अपॉन RP इज इक्वल टू, V आ जाएगा ना यहाँ से बाहर कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए था। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमने 10 रजिस्टर के लिए जोड़ना है, तो प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन करके लिखते जाओ, 1 अपॉन RN। ईजी है ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हो जब उनको कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए, या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आता है ना, इस तरीके का ऐसे, और बोला जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो ऐसे। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, मैं ऐसे आइडिया देता हूँ आपको। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी। करंट ऐसे जाएगा R1 R2 R3। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये पैरेलल में है ना ये, तो इनको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ये आपस में सॉल्व तो होंगे नहीं। ऐसा नहीं कि ये और ये रजिस्टर सीरीज़ में, नहीं, ये भी तो वैसे ही है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो आपस में पैरेलल। इनको सब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, R1, और यहाँ पे इन दोनों की जगह एक रजिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू मैंने R4 मान ली, है ना। अब ये सीरीज़ में आ गए, इनको सॉल्व करो और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, R ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।